हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और हम क्लास 10 है उसके जो दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे कार्बन और उसके यौगिक। उसमें हमने पढ़ लिया था उसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तक पढ़ लिए थे हमने। और अब पढ़ेंगे हम कार्बन के क्या अपरूप, कार्बन के क्या अपरूप पढ़ेंगे। और कार्बन है उसके कितने अपरूप होते हैं? कार्बन है उसके 3 अपरूप होता है। एक तो क्या होता है हीरा, एक क्या होता है ग्रेफाइट और एक क्या होता है फुलरिन। 3 अपरूप होते हैं। और इनकी संरचना कैसी होती है देखो। पहले इसमें दे रखी है हीरे की संरचना। हीरे की संरचना कैसी होती है? हीरे की संरचना होती है चतुष्फलक की। कैसी होती है हीरे की संरचना? हीरे की संरचना होती है वो कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय होती हैं। और ये संरचना आपको याद रखनी है। हीरे की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। बात करें हम ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो ग्रेफाइट की संरचना होती है षटकोणीय। कैसी होती है? षटकोणीय। और ये क्या होता है ग्रेफाइट की जो संरचना होती है उसमें ये क्या जुड़े होते हैं? परतों के रूप में जुड़े होते हैं। और ये परतें भी क्या होती है? फिसलनदार होती है, चिकनी होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं। और बात करें तो इनके चालक और सुचालक की, ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। जबकि हीरा होता है वो क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है हीरा? क्योंकि हीरा है कार्बन है, कार्बन है हीरे में भी, और ग्रेफाइट है उसमें भी कार्बन है। तो कार्बन है ना उसकी जो संयोजकताएं हैं वो हीरे की संरचना में तो जो चारों संयोजकताएं होती है उस वो 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई रहती है। इसलिए इसकी चारों संयोजकताएं पूर्ण हो जाती, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त नहीं होता। इसलिए हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्योंकि चालन के लिए क्या होने चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिससे विद्युत धारा का क्या हो सके? चालन हो सके। लेकिन बात करते हैं हम ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें भी कार्बन होता है। मुख्य संरचना में क्या होता है? कार्बन होता है ना। मुख्य जो संरचना होती है उसमें क्या होता है? कार्बन होता है। और जो ग्रेफाइट होता है ना उसमें क्या होता है? एक कार्बन है और इसकी भी 4 संयोजकता होती है। लेकिन ये क्या करता है? एक तरफ तो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, एक तरफ तो इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। एक इसमें क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 2 ये हो गए और एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितने हो गए? 4। इसकी संयोजकता तो कंप्लीट होगी, लेकिन इसके पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन मुक्त भी रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, जो क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। और हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। तो इसको आपको क्या याद रखना है कि कार्बन है उसके 3 अपरूप होते हैं। कितने होते हैं कार्बन के अपरूप? कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन सा? एक तो हीरा, 1 नंबर हीरा है, 2 नंबर ग्रेफाइट है, और तीसरा कौन सा है? फुलरिन। और फुलरिन में भी यहाँ कार्बन 60 बकनिष्ठ फुलरिन की बात कर रहे हैं। कार्बन 60 बकनिष्ठ फुलरिन की बात करें। पहले हमें हीरे है उसकी संरचना देखते हैं। तो कैसी संरचना होती है हीरे की संरचना? हीरे की संरचना चतुष्फलकीय है। ग्रेफाइट की संरचना है वो षटकोणीय। और बात करते हैं हम फुलेरिन की, फुलेरिन की संरचना वो फुटबॉल जैसी होती है। ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं इसके सुचालक, इसके कार्बन मुख्य तत्व होता है। तीनों में ही कार्बन ही होता है, क्योंकि ये कार्बन की अपरूप है ना। तो इनके जो भौतिक गुण है वो तो अलग होते हैं, लेकिन इनके क्या होते हैं? रासायनिक गुण क्या होते हैं? इनके समान ही होते हैं। क्योंकि इनके जो रीढ़ होती है, जो रीढ़ की हड्डी है, कार्बन से बना है ये सब। इसमें सारे जो संरचना वो कार्बन से बनी हुई है। तो कार्बन है उसके रासायनिक गुण सभी में सेम ही होंगे, लेकिन इसमें अलग क्या होगा? भौतिक गुण होगा। भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में अगर पाया जाता है उसे तो हम अपरूप कहते हैं ना। अगर क्या हो किसी भी तत्व के क्या हो? अपरूप। अपरूप की बात करते हैं हम। अगर किसी तत्व के भौतिक गुण तो क्या हो? अलग अलग, और क्या हो? विविध रूप हो, अलग अलग रूप हो भौतिक गुणों के आधार पर। तो रासायनिक गुणों के आधार पर समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। इसमें रासायनिक का मुख्य तत्व कौन सा है? तीनों में ही अगर तत्व की बात करें ना तो मुख्य तत्व कार्बन ही है। तीनों में ही कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन के तो रूप हैं। तीनों कार्बन के रूप है, सिर्फ इनकी संरचना चेंज हो रही है। यानी संरचना अगर चेंज हो रही है यानी भौतिक गुण चेंज हो रहा है। रासायनिक गुण तो इससे सभी के समान ही है। जो कार्बन के हैं वो इनके तीनों के रासायनिक गुण होंगे। और अगर इनकी संरचना की बात करें तो मुख्य अंतर तो संरचना में ही है। संरचना के आधार पर तो ये एक हीरा बन गया, एक ग्रेफाइट बन गया। देखो
इसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। और इसकी संरचना कैसी हो जाती है, षटकोणीय हो जाती है, षटकोणीय। और इसकी संरचना वो फुटबॉल जैसी हो जाती है ना। और विद्युत के सुचालक और कुचालक, इनके जो कार्बन की संयोजकता है उसके आधार पर इसमें क्या होती है, हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं, इसकी लाइन दर लाइन पढ़ लेते हैं कि प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। ये तो इसका क्या होता है, अपरूप गुण होता है कि वो किस रूप में पाया जाता है, भौतिक गुणों के साथ अलग अलग रूप में पाया जाता है। कौन, कार्बन। लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके समान ही होते हैं, इसलिए कार्बन के अपरूप हैं। अपरूप की परिभाषा भी आप लिख सकते हो कि जो तत्व है विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है तथा क्या होता है, उसका रासायनिक गुण समान ही होते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणु से बने, ये बताया ना आपको। ये हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन तीनों ही कार्बन परमाणु से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, तीनों कार्बन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और कार्बन के परमाणु के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर इनमें क्या होता है, अंतर होता है। अंतर किस प्रकार होता है कि कार्बन है ना, उसके 4 संयोजकता है, वो किस प्रकार ये पूरी कर रहे हैं उसके आधार पर ही इनकी संरचना बन जाती है, जिसमें एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। देखो इसमें हीरे की दे रखी है, देखो हीरे में कार्बन प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित रहता है। आपको बताया ना कि कार्बन है वो कितने, 4 अन्य कार्बन परमाणु से है, 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित रहता है, जिससे इसकी एक कैसी संरचना बनती है। देखो ये संरचना बनी है, कैसी संरचना बनी है, दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनी है ना, ये दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनी है। और बात करते हैं फिर इसकी दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनी है। और आगे बात करें ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में भी प्रत्येक कार्बन परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही तल पर होता है। 3 तो अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन एक कार्बन है ना, उसकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त रहते हैं इसमें, जिससे इनका बनता तो कैसा है, षटकोणीय व्यू बनता है। और इसमें आबंधन क्या होता है, द्विआबंधी होता है, जिससे कारण कार्बन की संयोजकता तो पूर्ण हो जाती है। और ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, षटकोणीय तल में एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, व्यवस्थित होती है। ये देखो हमने पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ने वाले ग्रेफाइट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले, ग्रेफाइट के बारे में। इन दो विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, अत्यंत भिन्न होते हैं। यानी संरचनाओं के कारण इनके भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं, लेकिन हमने बताया था ना आपको, इनके रासायनिक गुणधर्म एक समान ही होते हैं, क्योंकि मुख्यतः इनमें कार्बन ही तो है। हीरा अब तक के ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है आपका, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अब तक जो ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो कौन सा है वो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा। अब तक जितने भी पदार्थ ज्ञात हुए ना, उसमें सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा है। अब तक ज्ञात के सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अब तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा है। तो आपको ये याद रखना है ये क्वेश्चन कि अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आप क्या उत्तर दोगे, हीरा। जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, चिकना व फिसलनशील होता है। बताया ना इनकी संरचना कैसे परतों के रूप में होती है, चिकना होता है और ये फिसलनशील होता है। अध्याय में आपने जिन धातु के बारे में अध्ययन किया उसके विपरीत ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है ना। अभी हीरे के बारे में आपने बात की थी कि हीरा कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है सुचालक का, अगर कारण पूछ ले कि हीरा है विद्युत का सुचालक होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि हीरा जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक क्यों होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। देखो आगे बात करते हैं, आगे भी इन्हीं के बारे में बात करते हैं कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। हीरे को बनाया कैसे जाता है,
शुद्ध जो कार्बन होता है ना उसको अत्यधिक तो हम क्या देंगे, उच्च दाब देंगे और ताप देंगे, उससे हम उपचारित करके हीरे को का निर्माण करते हैं, संश्लेषण करते हैं। और ये संश्लिष्ट हीरे आकार में क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों से क्या होते हैं, अभेदनीय होते हैं। फुलेरिन, अब फुलेरिन की बात करते हैं। देखो हीरे और ग्रेफाइट की तो हम बात कर चुके हैं, अब फुलेरिन की बात करें। फुलेरिन भी कार्बन अपरूप का एक अन्य वर्ग है। सबसे पहले कार्बन 60 की पहचान की गई थी और जिसमें कार्बन के परमाणु कैसी संरचना में होते हैं, फुटबॉल अभी बताया था ना। फुलेरिन की संरचना कैसी होती है, फुलेरिन की संरचना होती है वो कैसी होती है, फुटबॉल जैसी। 3 संरचनाएं पढ़े, 3 अपरूप पढ़े हैं, तीनों की संरचना आपको याद करनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3 जो अपरूप पढ़े हैं कार्बन के, तीनों की आपको संरचना पढ़नी है। पहले की संरचना कैसे थी, हीरे की संरचना चतुष्फलकीय थी और दूसरा जो था आपका कौन सा अपरूप था, पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट है, उसकी संरचना कैसी थी, षटकोणीय थी। और तीसरा फुलेरिन की संरचना कैसी है, फुटबॉल जैसी है। चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो क्या जियोसी गुंबद के समान लगते थे, इसलिए इसके अणु का नाम क्या कर दिया, फुलेरिन कर दिया। चलो आगे हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है जो पीछे वाला हमने क्वेश्चन किया ना, उसके ही क्वेश्चन हैं ये, और आपको करने हैं ये आपको ही करने, आपका होमवर्क होगा ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है आपको। एक है सल्फर 8 परमाणु से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। संकेत है कि सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े हुए रहते हैं। देखो इसमें क्या है कि एक तो आपको बनानी है कि CO2 अणु की, ठीक है, CO2 अणु की आपको क्या बनानी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और एक क्या बनानी है, S8 यानी सल्फर के 8 है जो अणु है उसकी संरचना, और एक CO2 की संरचना। तो आप किस प्रकार बनाओगे, पहले क्या लिखना है आपको, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, उसके बाह्यतम कोश में इनका कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखना है। संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा उतना इनके मध्य बंध बनेगा। और ये सल्फर है उसकी संरचना देखोगे कि इसने संकेत भी दिया कि अंगूठी जैसे जुड़े होते हैं, इसकी संरचना है वो क्या कैसे होते हैं, ये अंगूठी जैसे जुड़े होते हैं आपस में, किस जैसे जुड़े होते हैं, अंगूठी के जैसे, ठीक है। तो इसकी आपको क्या बनानी है, संरचना बनानी है। तो आप बना सकते हो क्योंकि पीछे मैंने बहुत सारे ऑक्सीजन है उसकी बताई है, नाइट्रोजन की बताई है, बहुत सारे तत्वों की बताई है मैंने। अगर आप चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं तो आपको फिर बताएंगे आगे वाले वीडियो में। इसमें आपको ये होमवर्क है, आप करना एक बार, अगर नहीं आते तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे देखें, आगे वाला पढ़ रहे हैं कि कार्बन है उसकी क्या है, सर्वोत्मुखी प्रकृति। क्या होती है सर्वोत्मुखी प्रकृति, देखो पढ़ते हैं हम। सर्वोत्मुखी प्रवृत्ति होती है, सर्वोत्मुखी प्रकृति होती है कार्बन की। विभिन्न तत्वों एवं यौगिकों को हमने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा सहसंयोजी आबंध का निर्माण देखा होगा। आपको बताया हमने सहसंयोजी आबंध क्या होता है, सहसंयोजी आबंध बताया क्या होता है, बताया था ना कि जैसे एक है ये कार्बन और एक क्या है हाइड्रोजन के मध्य एक बंध है ना, और एक बंध है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक बंध है तो इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है कार्बन और ये है हाइड्रोजन, ये एक बंध के द्वारा जुड़े हैं। एक बंध है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बता देना। तो 2 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी आबंध जिन यौगिकों में बनता है उसमें क्या होता है कि जो ये एक इलेक्ट्रॉन है वो तो ये क्या देता है, ये जो तत्व वो देता है, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है वो ये तत्व देता है, और दोनों देख कर के क्या बना लेते हैं, एक बंध बना लेते हैं। यानी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का बराबर बराबर साझा कर रहे हैं, बराबर बराबर साझा करना ना, एक ये इलेक्ट्रॉन तत्व दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये तत्व दे रहा है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन दे के एक ही बंध बना रहे हैं ना, यानी बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बने बंधों को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। क्या कहते हैं हमें, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध यानी इलेक्ट्रॉनों का बराबर बराबर साझा करके क्या बना रहे हैं, सहसंयोजक आबंध बना रहे हैं। तो समझ में आ गया, एक बार और देख लो कि एक तो ये तत्व है कार्बन और एक ये क्या है हाइड्रोजन, तो ये आपस में क्या किससे जुड़े होते हैं, बंध से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो हमने एक बंध दर्शा दिया इनके मध्य में, ठीक है।
यानी एक इलेक्ट्रॉन है वो ये साझा कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन का ये हाइड्रोजन साझा कर रहा है। यानी एक एक इलेक्ट्रॉन बराबर साझा कर रहे हैं ना, तभी तो इनके मध्य एकल बंध बन रहा है ना। यह आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हमने बताया था कि अगर बराबर एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो एक बंध बनता है, दो दो इलेक्ट्रॉनों का अगर दोनों तो साझा करते हैं। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में भी हमने बताया था कि कौन सा आबंध होता है, सहसंयोजी आबंध होता है ना, क्योंकि ये क्या करते हैं, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं ना। और इस प्रकार बनने वाले जो आबंध है उसको क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब पढ़ते हैं, देखो हमने सरल कार्बन यौगिक मीथेन की संरचना भी पढ़ी है। अध्याय के आरंभ में हमने देखा है कि कितनी वस्तु में कार्बन पाया जाता है। वस्तुतः हम इसमें भी कार्बन के यौगिकों से बने हुए हैं। हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई है, जो लगभग कई मिलियन आंकी गई है। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक है। ऐसा क्यों है कि यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है, किसी और तत्व में नहीं। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। देखो पहले तो आपको ये बता दें कि सर्वोत्मुखी प्रवृत्ति क्या होती है, यानी कार्बन है उसकी बंध बनाने की प्रकृति। अन्य तत्वों की कार्बन के साथ जुड़ने की जो प्रकृति वो कार्बन में सर्वाधिक होती है। एक तो इसका कारण क्या होता है, कार्बन की संयोजकता। क्या होती है कार्बन की संयोजकता? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। जो हमने आपको बताया था पहले, कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4 होती है। इसलिए क्या होता है, ये अन्य तत्वों के साथ बंध बनाता है। और एक क्या होती है इसकी, कौन से बंध बनाने की प्रवृत्ति, ये बंध है वो कौन सा इसके पास से, सहसंयोजी आबंध है। क्योंकि ये सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों का बराबर बराबर साझा होता है ना, तो ये सहसंयोजी आबंध है। बंध की प्रकृति के कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की इनकी क्या होती है, क्षमता होती है। देखो आगे हम पढ़ते हैं कि कार्बन है उसकी जो सर्वोत्मुखी प्रवृत्ति उसके कारण क्या हम वो पढ़ने वाले हैं हम, कि इसमें कार्बन के क्या देखे गए, 2 कारक देखे गए। ये आपको कारक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला जो कारक है वो क्या है कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्या होती है, अद्वितीय क्षमता होती है। किसमें, कार्बन के साथ ही, कार्बन के साथ देखो कार्बन जुड़े होते, कार्बन के साथ ही क्या आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। और जिससे बड़ी संख्या में अणु जुड़ते हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन, या क्या कहते हैं उसको, कैटेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखलन, या क्या कहते हैं इसको, कैटेनेशन कहते हैं। जो आपको याद रखना है, आपके 1 नंबर की परिभाषा आ भी सकती है कि श्रृंखलन किसे कहते हैं, कैटेनेशन किसे कहते हैं। तो आप क्या बताओगे कि कार्बन होता है ना, वो कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्या रखता है, अद्वितीय क्षमता होती है। जिससे बड़ी संख्या में क्या होती है, एक श्रृंखला बन जाती है ना, अणु बन जाता है बड़ी संख्या में। जैसे कार्बन के 5 जुड़े ना, बड़ी संख्या में क्या होती है, इनकी श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसका श्रृंखलन गुण कहते हैं। आगे देखो, इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में भी व्यवस्थित कार्बन पाए जाते हैं। देखो एक तो क्या, विभिन्न शाखाएं बना लेते हैं, ये लंबी शाखाएं, और वलय भी बना लेते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक द्वि अथवा त्रि आबंध से भी जुड़े हो सकते हैं ना। कार्बन है वो जैसे एक आबंध से जुड़ा है, कार्बन है वो क्या है, 2 आबंध से जुड़ा है, और कार्बन है वो क्या है, 3 आबंध से जुड़ा है। यानी इनके साथ अलग अलग ये क्या बना लेते हैं, आबंध भी बना लेते हैं। ठीक है, यानी 2 आबंध 3 आबंध से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं, सहतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो आपको ये दोनों की परिभाषा याद रखनी है। देखो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो यौगिक है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक नंबर कौन सा है, सहतृप्त यौगिक, और दूसरे क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिक। 2 प्रकार के यौगिक हैं। एक तो कौन से हैं, देखो एक तो है ये रही यहाँ पे सहतृप्त यौगिक, क्या है, सहतृप्त यौगिक। और एक है वो क्या है, ये देखो ये रहा असंतृप्त यौगिक। और एक क्या है,
संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक दो प्रकार के हैं, ठीक है। कौन से यौगिक हैं? एक तो है संतृप्त यौगिक और एक क्या है, एक तो क्या है संतृप्त यौगिक और एक क्या है असंतृप्त यौगिक, ठीक है। बात करते हैं इनकी हम, क्या होते हैं ये संतृप्त और असंतृप्त यौगिक। अगर क्या हो कार्बन है और एक कार्बन, दो कार्बन है, इनके जो मध्य क्या बनेगा, बंध बनेगा। अगर वह क्या हो एक ही हो, केवल एक ही आबंध होता है तो वो यौगिक क्या कहलाते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं संतृप्त। क्या कहलाते हैं वो यौगिक? संतृप्त कहलाते हैं। और अगर क्या हो कार्बन है और कार्बन है, उसके मध्य बनने वाला बंध दो आबंध हो, कार्बन और कार्बन के मध्य बनने वाला आबंध तीन आबंध हो, तो वो कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं, देखो वो कहलाते हैं असंतृप्त यौगिक। कौन से कहलाते हैं? वो असंतृप्त यौगिक हैं दोनों ये। अगर इनके मध्य क्या हो द्विआबंध है और क्या है त्रिआबंध है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे असंतृप्त यौगिक। और अगर कार्बन के मध्य कितना बंध हो, कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध है, एक ही बंध है, तो वो कौन से यौगिक है? असंतृप्त यौगिक हैं, ठीक है। और कार्बन के मध्य अगर क्या हो डबल बॉन्ड है और क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो कौन से हैं? असंतृप्त यौगिक हैं। तो ये आपको यहाँ बताना था कि संतृप्त और असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं। इस पाठ में मुख्य बातें हैं ये असंतृप्त और संतृप्त यौगिक, और संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों को भी हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। जो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, उनके मध्य कितने बंध पाए जाते हैं, उनको हम संतृप्त में रखते हैं या असंतृप्त में रखते हैं, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो आगे पढ़ते हैं। देखो आपको यहाँ समझा देते हैं हम, ठीक है। कि एक तो हम पढ़ रहे हैं ना हाइड्रोकार्बन, इनका वर्गीकरण बता देते हैं हम। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन है, उसको हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं। एक तो हम बांटते हैं संतृप्त यौगिकों में, किस में यौगिकों में? संतृप्त यौगिकों में। और एक इसमें बांटते हैं हम उनको असंतृप्त यौगिकों में। किस में बांटते हैं? असंतृप्त यौगिकों में। फिर संतृप्त है ना, संतृप्त जिसमें क्या होगा एकल बंध होगा, और असंतृप्त में क्या होगा डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये पढ़ा ना अभी हमने, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त है। अगर संतृप्त की बात करें तो इसमें एक ही आते हैं, कौन से आते हैं? एल्केन। क्या आते हैं? एल्केन में क्या होगा एक ही बॉन्ड होगा, एक ही बंध होगा। ये आपको याद रखना है। संतृप्त में क्या आते हैं? एक ही आते हैं। लेकिन असंतृप्त में क्या आते हैं? दो आते हैं। एक तो क्या आता है एल्केन, एक तो क्या आता है एल्केन, और एक क्या आता है एल्काइन। क्या आता है? एक एल्काइन। इसमें क्या होता है एल्केन में तो होते हैं डबल बॉन्ड, और एल्काइन है उसमें क्या होते हैं ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन उसको हम दो भागों में बांटते हैं। हाइड्रोकार्बन है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक तो कौन सा है संतृप्त, कौन सा है संतृप्त, और दूसरा कौन सा है असंतृप्त, ठीक है। संतृप्त है उसमें एक ही आता है, कौन सा आता है एल्केन, और असंतृप्त में दो आते हैं। एक तो क्या आता है एल्केन और एक क्या आता है एल्काइन, ठीक है। ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है, याद करने हैं इनको। अब आगे हम पढ़ते हैं कि कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वह किसी और तत्वों में नहीं मिलता है, इसलिए तो इसकी कौन सी प्रकृति होती है? सर्वोत्मुखी प्रकृति होती है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिसमें 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखलन हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं और कार्बन बंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः ये क्या होता है स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणु के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जो हमने पढ़ा दिया था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है।
जो आपको पहले बता दिया था। अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंधन की क्या होती है, क्षमता होती है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन तथा अन्य तत्वों के साथ कार्बन के क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। और फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्वों पर भी निर्भर करते हैं। आगे पढ़ते हैं। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध क्या होते हैं, अत्यंत प्रबल होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप में क्या होते हैं, स्थायी यानी स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इनके मध्य जो बंध बनते हैं वो कैसे होते हैं, प्रबल बंध बनते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी होता है, क्योंकि इसके मध्य कैसा बंध बना है, प्रबल बंध बन रहा है ना, और स्थायी भी बन रहे हैं, प्रबल बंध बन रहे हैं। तो इसका एक कारण क्या भी होता है, इसका छोटा आकार होता है। किसका छोटा आकार होता है, कार्बन का छोटा आकार होता है, उसके कारण भी इसमें क्या होते हैं, प्रबल बंध बनते हैं और जो स्थायी होते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रखता है और बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। आगे हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों इसमें कार्बन में दो विशिष्ट लक्षण क्या पाते हैं, एक तो इसकी होती है चतुस्संयोजकता। हमने भी पढ़ी है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, चतुस्संयोजकता होती है। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, चतुस्संयोजकता। एक इसमें कौन सा गुण होता है, बड़ी बड़ी श्रृंखला बनाता है ये कार्बन जुड़ के, यानी श्रृंखलन की प्रवृत्ति होता है। अनेक यौगिकों में अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बनिक मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था। ये समझा गया था अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से ही निर्मित हो सकते हैं, अर्थात ये माना भी गया था कि जीवन शक्ति आवश्यक थी। 1828 में जो फ्रेडरिक वोलर है ना, फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित कर दिया था। यूरिया है उसका निर्माण किसने किया था, फ्रेडरिक वोहलर ने किया था। लेकिन कार्बाइड है, कार्बोनेट है, ये भी किसके, कार्बन के रूप होते हैं, ठीक है। और यूरिया का इसमें आपको ये क्या पढ़ना है कि कार्बन से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। और कार्बन है वो अकार्बनिक तत्वों से भी क्या होता है, जुड़ के क्या बना लेता है, कार्बनिक यौगिक बना लेता है। जैसे मैंने देखा ना, कार्बाइड है, कार्बोनेट है, ठीक है। और इसमें आपको ये याद रखना है कि 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने किसका निर्माण किया था, यूरिया का। किसका निर्माण किया था, यूरिया का। देखो हमने एक गुण पढ़ लिया था इसमें, उसके पास की संकलन का गुण होता है, और दूसरा क्या होता है, इसकी 4 संयोजकता होती है, चतुस्संयोजकता होती है, ये भी पढ़ लिया है हमने। और उससे आगे हैं देखो कार्बनिक यौगिक वाला, ये भी पढ़ लिया है। अब पढ़ने वाले हैं हम संतृप्त व असंतृप्त यौगिक। एक एक चरण पढ़ेंगे, आपको ये आसानी से ये समझना है, ये आपको समझना है कि संतृप्त व असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं। अगर ये समझ पाओगे तो ये आप इसको कर पाओगे आसानी से, ठीक है। क्या समझना है आपको, संतृप्त व असंतृप्त यौगिक पढ़ना है आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो कि मैथेन की संरचना हम पहले ही समझ चुके, पढ़े थे ना, मैथेन है उसमें क्या होता है, मैथेन का सूत्र CH4, इसकी संरचना हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक क्या होता है, 2 नंबर पे क्या होता है, एथेन होता है। 1 नंबर पे अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे, मैथ कहेंगे। क्या कहेंगे, मैथ। और अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसे हम क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। और अगर कार्बन की संख्या 4 है तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे। और अगर कार्बन की संख्या 5 है तो उसे हम क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे। ये आपको लिखना है, ठीक है, कि अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे मैथ कहेंगे, 2 है तो उसे हम एथ कहेंगे, 3 है तो को हम प्रोप कहेंगे, और 4 है तो उसको हम कहेंगे ब्यूट, और 5 है तो उसको पेंट, और 6 है तो हेक्स। 6 है तो क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे। 6 है तो हेक्स कहेंगे।
साथ है तो क्या कहेंगे, हैप्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, हैप्ट कहेंगे। और फिर जब हम नामकरण करेंगे ना तो उनके साथ में इनका अनुलगन लगाएंगे। अगर एल्केन है, एलेकेन, केन है ना, एन आ रहा है लास्ट में, एन। तो अगर एल्केन है, एकल बंध बन रहा है, तो एक एल्केन होगी ना। अभी आपको बताया था कि संतृप्त यौगिक होते हैं वो क्या बनाते हैं, एल्केन आती है ना, उसमें एकल बंध। अगर जो आपको यौगिक दे रखा है उसमें अगर एकल बंध है तो आप उसको क्या मानोगे, एल्केन है वो। और उसका नामकरण करते समय आप क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। जैसे ये CH4 दे रखा है ना, देखो इस CH4 का पढ़ते हैं, किसका पढ़ते हैं, CH4 का पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन और एक कार्बन, एक कार्बन। ठीक है, 4 संयोजकता होती है और 4 हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये भी एकल बंध है, ये भी एकल बंध है, ये भी एकल बंध है, एकल बंध। इस में क्या है, एकल बंध है। तो ये क्या है, एल्केन है ना, संतृप्त यौगिक है, एल्केन है। ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी है इसमें, एक ही है ना, कार्बन की संख्या कितनी है, एक ही है। तो एक पल वाले को क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं ना, अभी पढ़ा था मैथ। प्लस क्या लगाना आपको, अनुलगन लगाना है ना। क्या है ये, एल के एन है ना, तो एन लगा दोगे, इसका क्या लगाओगे, एन लगा दोगे। तो क्या बनेगा इसका सूत्र, देखो इसका सूत्र क्या बनने वाला है, मैथ प्लस एन, क्या बनेगा, मैथेन। क्या बनेगा, मैथेन। CH4 का क्या है, मैथेन, मैथेन नाम है ना, मैथेन। तो ये इसका क्या नाम होगा, मैथेन नाम होगा। और दूसरा इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। देखो इसमें दूसरा इसने दे रखा है, देखो ये दे रखा है, क्या दे रखा है, C2H6 एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें दो तो आपको क्या लिखने, पहले कार्बन दे रखा है ना, एक कार्बन और एक कार्बन, क्या है, 6 हाइड्रोजन है। देखो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो इसकी कितनी संयोजकता पूरी होगी, 3 होगी ना। और एक एक इसके साथ बना रहा, कार्बन के साथ। और देखो इसकी 3 बची ना, 3 संयोजकता हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो। कितने हुए हैं, देखो 2 तो कार्बन है, एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन है इसमें। हाइड्रोजन कितने, देखो 1 2 और 3, और 3 इधर वाले के साथ हैं, एक ये है, एक ये है 2 और एक ये है 3, 3 है ना। तो ये कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, इसकी संरचना देख ली है। कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है ना। तो 2 कार्बन वाले का हमने क्या नाम दिया था, 2 कार्बन वाले का हमने नाम दिया था एथ। क्या नाम दिया था, एथ। ये भी इसकी संरचना पढ़ी थी ना, इसमें सारे बंध, सारे के सारे बंध क्या थे, एकल बंधे थे। एकल बंध वाला क्या होता है, एल्केन, एन होता है ना। तो एथ प्लस क्या हो जाएगा, एन, एन। तो ये क्या हो जाएगा, एथेन। क्या बनेगा, एथेन, एथेन बनेगा इसका नाम। इस प्रकार आपको नाम लिखने, और आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन नामकरण के जरूर आएंगे जो आपको पढ़ने हैं। देखो हम इसके पहले चरण की बात करते हैं। देखो ये तो सूत्र हमने अभी देखा, इसका क्या नाम है, एथेन। सरल कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणु को एक आबंध के द्वारा आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी कार्बन परमाणु है ना, एक कार्बन परमाणु, दूसरो कार्बन परमाणु, उसको हम किसके द्वारा जोड़ेंगे, एक आबंध के द्वारा। इसको पहले सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। पहला चरण है, देखो पहला चरण है, उसमें कार्बन और कार्बन को आपस में जोड़ा गया ना। देखो कार्बन और कार्बन को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, पहले चरण में। फिर क्या करेंगे हम, देखो दूसरे में था, फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणु का उपयोग करते। उदाहरण के लिए निम्नलिखित में पहला चरण तो ये हो गया। देखो आगे दूसरा चरण देखते हैं हम। इसका दूसरा चरण है, देखो पहला चरण तो हमने पढ़ लिया। हाँ, और ये इसका कौन सा चरण है, दूसरा चरण है। ठीक है, और इसमें ये संरचना बन रही है ना, ये संरचना बन रही है। और ये क्या बन रहा है इसमें, ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। ठीक है, इसमें 3 बन रहे हैं हम, क्या बन रहे हैं, 3 संरचनाएं बन रही है ना, 3 बना के दिखा रखा है आपको। देखो ये हम पढ़ने वाले हैं।
वहाँ चरण दूसरा, पहले में तो हमने क्या किया, कार्बन और कार्बन के मध्य बंध बना रहे थे। दूसरे में क्या करते हैं, ये कार्बन कार्बन के मध्य बंध बना के, कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना, एक संयोजकता तो देखो ये कार्बन इसके साथ बना रहा है, बाकी बची इसकी 3 है, वो किसके साथ जुड़ रही है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रही है, 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रही है ना। ये देखो 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े प्रत्येक कार्बन परमाणु, ऐसे आपको याद रखना कि प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 संयुक्ताएं संतुष्ट रहती है, क्योंकि एक तो कार्बन के साथ हमने पहले क्षण में जोड़ दिया ना, तो 3 इसकी क्या है, संयुक्ता संतुष्ट है। अतः प्रत्येक आबंध 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ इसका आबंध बना देते हैं, जिससे निम्नलिखित हमें ये संरचनाएं प्राप्त होती हैं। फिर आगे देखते हैं, देखो क्या आप इसी प्रकार प्रोपेन की संरचना को भी चित्रित कर सकते हैं क्या। इसका आणविक सूत्र क्या होता है, C3, क्योंकि हमने भी बताया था अगर 3 कार्बन है, अगर संरचना में 3 कार्बन है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोप। और अगर 3 सारे बंद एकल बंद है तो उसको हम क्या कहेंगे, एन, यानी ए लगा देंगे, एन तो बनेगी क्या नाम बनेगा, प्रोपेन बनेगा। आप देखेंगे कि सभी परमाणु की संयोजकता उनके बीच एक आबंध से संतुष्ट होती है। ऐसे यौगिक को हम संतृप्त यौगिक कहते, बताया ना आपको। और समानतः यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के अन्य यौगिक का सूत्र जिसका C2H4 है, जिसे हम क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं। और इस अणु को कैसे चित्रित करेंगे, देखो इसने बोला है कि, इसने ये बोला है, क्या बोला है कि कार्बन है, सूत्र है, देखो उसका क्या है, C2H4 है। क्या सूत्र है, C2H4। कार्बन है कितने, 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने जोड़ने, 2 ही जोड़ने। देखो एक तो इस तरफ जोड़ दिया आपने और एक इस तरफ जोड़ दिया, ठीक है, और 2 इससे जोड़ दिए, ठीक है, 2 इससे जोड़ दिए। तो देखो इसकी संयोजकता कंप्लीट हो रही है क्या, प्रत्येक कार्बन की। देखो इस कार्बन की कितनी हो रही है, एक तो ये हो रही है, 2 ही हो रही है, 3 ही हो रही है, नहीं हो रही है ना, 4 नहीं हो रही है। इसी की भी क्या है, 3 है ना, 3 है। तो क्या करते हैं हम, एक द्विआबंध कर देते हैं। क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य क्या कर देते हैं हम, द्विआबंध कर देते हैं, जिससे क्या होती है, कार्बन की 4 संयोजकता पूर्ण हो जाती है। और संरचना सूत्र क्या प्राप्त होता है, C2H4। और ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, हम एथीन कहते हैं। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जिन यौगिकों में द्विबंध पाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्कीन। और देखो इसका लास्ट अनुलोगन क्या होता है, ईन होता है ना, ईन। तो ये देखो इसमें जोड़ रखा हमने, एथ में क्या जोड़ दिया, एथ में ईन जोड़ा, एथीन बन जाता है ना। तो इस प्रकार इसका नामकरण आपको याद करना है। देखो इसकी संरचना देख लेते हैं, किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के अन्य यौगिक का सूत्र C2H4 है, जिसे हम एथीन कहते हैं। इस अणु को कैसे चित्रित कर सकते, देखो पहली संरचना, पहला चरण में आपको क्या करना है, कार्बन कार्बन के मध्य बंध बनाना। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना, तो ये 2 कार्बन आपने लिख लिए, उसके मध्य एक बंध बना दिया। पहले स्टेप में तो आपको यही करना है। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, एक आबंध के द्वारा जुड़े कार्बन परमाणु, एक आबंध के द्वारा, इसमें देखो 4 है। दूसरे चरण में क्या करोगे, कार्बन कार्बन जोड़ दिया आपने पहले चरण में। दूसरे चरण में क्या करोगे, आप उसकी संयोजकता को, हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन आपको दे रखे ना, इसमें कितने दे रखे, 4 दे रखे ना, तो बराबर बराबर जोड़ दोगे। 2 तो इस कार्बन से जोड़ दोगे और 2 इस कार्बन से जोड़ दोगे। फिर देखो क्या करेंगे, हम देखते हैं कि प्रति कार्बन परमाणु की एक संयोजकता असंतुष्ट रहती है, यानी कार्बन है उसकी 4 संयोजकता होती है ना। और इसमें क्या हो रहा है, देखो 2 तो हाइड्रोजन से जुड़ गई है और एक क्या से जुड़ गई है, कार्बन से जुड़ गई है। 3 संयोजकता, और इन दोनों कार्बन की एक संयोजकता नहीं हुई है इसकी कंप्लीट, यानी चर्चा नहीं हुई ना अभी। तो इसको तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब 2 कार्बनों के मध्य क्या आ जाए, द्विआबंध आ जाए। तीसरा चरण, देखो ये तीसरा चरण है, ये तीसरा चरण है। इस प्रकार ये संरचना बनेगी, ठीक है, कि एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र में दी गई है। देखो इधर इस संरचना भी दे रखी है इसकी, ये इसकी संरचना है। देखो कार्बन है, उसके साथ ये इसकी संयोजकता एथीन है, उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी है, आपकी बुक में है। और जो हमने पहले समझा भी दिया आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की। तो ये इस प्रकार की संरचना आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को, अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलेगा। थैंक यू।